नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी आपका विषय अध्यापक। आज मैं आपको समाजशास्त्र विषय में कक्षा 12 के बच्चों को चैप्टर नंबर 5 पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, चैप्टर नंबर 4 कोविड-19 के कारण इस वर्ष सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए आपको वो चैप्टर नहीं कराया जाएगा। इसलिए अब आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया जा रहा है, 5वां चैप्टर पढ़ाया जाएगा। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। देखिए क्या होता है, समाज के अंदर ऐसी बहुत सारे विषय हैं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं और उनके बहिष्कार के जो रूप हैं, यानी बहिष्कार का मतलब होता है समाप्ति की, यानी उन्हें ना मानना या उन्हें स्वीकार करने के रूप के बारे में हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर इसमें 5 में। चलिए सबसे पहले इस अध्याय की रूपरेखा देखते हैं क्या है। कहते हैं सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार सामाजिक कैसे है। सामाजिक विषमता पूर्वाग्रह, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार, जाति जनजाति व्यवस्था जो विषमता को कायम रखती है एवं न्याय संगत सिद्ध करती है। ठीक है, फिर जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है। अस्पृश्यता, जाति और जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य तथा अन्य संगठनों द्वारा उठाए गए कदम। फिर कहते हैं अन्य पिछड़े वर्ग, आदिवासी संघर्ष। फिर कहते हैं स्त्रियों की समानता और उसके अधिकारों के लिए संघर्ष और अन्यथा सक्षम दिव्यांग व्यक्तियों का संघर्ष। इस प्रकार से पूरे इस चैप्टर में ये जो हमारे विषय सूची दी है, यानी इस चैप्टर की क्या है रूपरेखा दी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, अभी आपको इस चैप्टर का प्रारंभ करते हैं, इसका परिचय पढ़ते हैं। क्या कहते हैं इसमें कि पिछले 2 अध्यायों में, इससे पहले जो हमने 2 अध्याय पढ़े हैं उनमें हमने क्या पढ़ा, परिवार के बारे में पढ़ा, जाति के बारे में पढ़ा, जनजाति के बारे में पढ़ा तथा बाजार के बारे में चैप्टर नंबर 4 में हमने नहीं पढ़ा, जो हम मार्केट है जिसमें हम रोज प्रतिदिन जाते हैं। जैसी सामाजिक संस्थाओं पर हमने विचार किया। अध्याय 3 एवं 4 में इन संस्थाओं द्वारा समुदाय के निर्माण तथा समाज को बनाए रखने के लिए उनकी भूमिका की प्रवृत्तियों का अध्ययन भी हमने किया। प्रस्तुत अध्याय में हम इन सभी संस्थाओं के एक अन्य पक्ष का अध्ययन करेंगे जो समाज में व्याप्त असमानता और बहिष्कार की प्रवृत्ति है और उसे कायम रखने वाली शक्तियां हैं। भारत में सामाजिक विषमता और बहिष्कार जीवन का एक वास्तविकता है। कहते हैं जो समाज है, जो भारतीय समाज है, उसके अंदर विषमता और बहिष्कार जीवन का एक क्या है, वास्तविकता है। ये झुठलाया नहीं जा सकता और इसे यहाँ के निवासी दैनिक जीवन में महसूस भी करते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर भिखारियों को देखा जाता है। घरेलू नौकर, भवन निर्माण कार्य, सड़कों के किनारे ढाबे, चाय की दुकानें, क्रमशः उम्र के बच्चों को काम करते हुए देखा जा सकता है। हम इन छोटे बच्चों को इस अवस्था में देखकर आश्चर्यचकित नहीं होते। शहरी क्षेत्र के मध्यम वर्ग के घरों में घरेलू जो नौकरों के रूप में बच्चों को काम करते हुए हम तथा उनके अपने से अधिक आयु के बच्चों को बस्ता ढोते हुए देखने पर हम यह अन्याय महसूस नहीं होता कि कुछ बच्चों को शिक्षा का अधिकार से वंचित किया जा रहा है। फिर क्या कहते हैं बच्चों, इसमें ये सारी बातें जो मैं पढ़ रहा हूँ बच्चों, इसमें यह है कि हमारे समाज के अंदर किस तरीके की विषमताएं बनी हुई हैं, किस तरीके के लोगों के अंदर विचारधारा है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन्हें देखते हैं और हमें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। विद्यालय में बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव के बारे में भी आपने सुना होगा अथवा कई लोगों ने इसके सामना भी किया है। इसी प्रकार महिलाओं के प्रति हिंसा के बारे में भी आपने सुना होगा बच्चों। अल्पसंख्यक समूह के विरुद्ध असहिष्णुता, यानी अगर हम बात करें अस्पृश्यता का नाम भी दिया जा सकता है, और अन्यक्षमा और सक्षम दिव्यांग लोगों के बारे में पूर्वाग्रह की खबरों हम रोज पढ़ते हैं। यानी इन सारी चीज़ों के बारे में हम रोज पढ़ते हैं कि लोग सड़कों के किनारे काम करते हैं, छोटे बच्चे काम करते हैं, घरों में काम करते हैं, भेदभाव किया जाता है, बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है, जाति का भेदभाव किया जाता है, शिक्षा का अधिकार उन्हें नहीं मिला हुआ। ये सारी बातें हम क्या करते हैं, रोज पढ़ते हैं। फिर भी हम क्या करते हैं, सामाजिक विषमता तथा बहिष्कार का दैनिक रूप से घटित होना इस प्रवृत्ति को स्वाभाविक बना देता है कि हम यह सामान्य तथा प्रकृति लगने लगता है, सामान्य तथा प्रकृति लगने लगता है, जिससे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यदि असमानता और बहिष्कार को जरूरी नहीं मानते तो संभवतः हम समय समय पर उसे न्याय संगत अथवा उचित ठहराने का प्रयास करते हैं। जब हम चीज़ों को नहीं मानते तो उसे क्या करते हैं, उसे ठीक मानते हैं कि ऐसा हो रहा है, चलो ठीक है। हम यह मानकर चलते हैं कि शायद लोग गरीब तथा वंचित इसलिए होते हैं कि
क्योंकि यह तो उसमें योग्यता का अभाव होता है। तो कई कारण ऐसे हैं बच्चों कि हम गरीब अथवा वंचित इसलिए होते हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि या तो उसे योग्यता नहीं है, उसे अंदर नॉलेज नहीं है, अथवा अपनी स्थिति को सुधारने के लिए वो पर्याप्त परिश्रम नहीं करता। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं अपनी स्थिति को बदलना नहीं चाहते। इस प्रकार के विचारों के साथ हम उन्हें ही उनकी अपनी परिस्थितियों के लिए दोषी बताते हैं। हम मानकर चलते हैं कि यदि वह अधिक परिश्रम करता है अथवा बुद्धिमान होता है तो उसकी स्थिति भी बेहतर हो सकती है। ये बात हम मान के चलते हैं बच्चों। ध्यान से देखें, हम पाते हैं कि समाज में सबसे निम्न स्तर के पाए जाने वाले लोग सबसे अधिक परिश्रम होते हैं। एक लैटिन कहावत है कि जो कहा जाता है जो सबसे निम्न स्तर के लोग होते हैं वो सबसे मेहनती माने जाते हैं। क्या कहते हैं? कहा जाता है यदि परिश्रम इतना ही अच्छी चीज़ होती है तो अमीर लोग सबसे पहले इसे अपने लिए बचा कर रखते। ये एक लैटिन शब्द में प्रयोग किया गया। अगर परिश्रम वास्तव में इतनी अच्छी चीज़ है तो अमीर लोग क्या करते हैं? इसे अपने लिए बचा कर रखते। सारी दुनिया में पत्थर तोड़ने, खुदाई करने, भारी वजन ढोने, रिक्शा ढेला खींचने जैसे कठिन काम गरीबों का नाम ही है, फिर भी हम अपने जीवन सुधार नहीं पाते। ऐसी कितनी बार होता है कि कई गरीब मजदूर छोटा मोटा ठेकेदार बन जाए, ऐसा केवल फिल्मों में देखने को मिलता है। जब सड़क पर पलने वाला बच्चा एक बड़ा उद्योगपति बन सकता है, किंतु फिल्मों में भी यही दिखाया जाता है कि व्यक्ति के नाटकीय उत्थान के गैर कानूनी तथा अनैतिक कार्य व्यापारों की प्रभावी भूमिका होती है। ये सारी बातें जो बच्चों कही जा रही है एक नाट्य के रूप है और ये फिल्मी दुनिया में दिखाया जाता है इस तरीके की बातें। ठीक है बच्चों, क्रियाकलाप 5 को अपना आप स्वयं से एक बार बच्चों इसमें किताब में पढ़ लेना, इसके बारे में इस बात इसमें कही जा रही है। ठीक है, कहते हैं मैंने कहा व्याप्त विषमताओं का बोध एक व्यक्ति के जीवन में कठोर परिश्रम से सुधार की संभावना पुनर्विचार को प्रेरित करता है। यह सही है कि कठिन परिश्रम और व्यक्तिगत योग्यता महत्वपूर्ण है। सभी प्रवृत्तियां एक समान होने पर भी संभव है कि व्यक्तिगत प्रयास योग्यता भाग्य ही व्यक्तियों के बीच अंतर के लिए उत्तरदायी है, किंतु ऐसा ज्ञात है कि सभी चीज़ें समान नहीं होती। यदि व्यक्तित्व तथा सामूहिक भिन्नताएं समाज में असमानता का बहिष्कार को प्रभावी बनाती हैं। ये सारी चीज़ें व्यक्ति को जीवन में क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं और विषमताओं का भेदभाव समाज के अंदर पैदा कर देती हैं। इस तरीके से पॉइंट नंबर 5 यानी 5.1 जो है उसके अंदर ये सारी बातें इसमें कहेगी कि व्यक्ति क्या करता है, पूरे दिन अपना मेहनत करता है, गरीब किस तरीके से, ये सारी बातें आप बच्चे इसमें पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, इसे मैं एक बार आपको नहीं करा रहा हूँ, इसे इसमें स्वयं पढ़ने का प्रयास करेंगे, जब आपको इसका आंसर इसमें आसानी से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या है? सामाजिक विषमता बहिष्कार सामाजिक कैसे है? पॉइंट नंबर 1 का जो है पूरी बात जो है इसमें कही जा रही है। शीर्षक के रूप में पूछे गए प्रश्न 3 प्रकार के उत्तर हो सकते हैं। पहला सामाजिक असमानता, विषमता तथा बहिष्कार संबंधी व्यक्ति से नहीं समूह से है, इसलिए यह सामाजिक है। क्या कह रहे हैं कि 3 जो उत्तर दिए हैं इसमें पहला क्या है? सामाजिक असमानता क्यों है, विषमताएं क्यों है, बहिष्कार क्यों है? कहते हैं ये एक क्या है? सामाजिक परिस्थिति है, इसलिए इसे माना जाता है। दूसरा क्या है? सामाजिक आर्थिक असमानता एक दूसरे से संबंध रखती है या संबंधित है, समृद्ध है। सामाजिक विषमता बहिष्कार के आर्थिक होने के कारण इसमें सामाजिक ही माना जाता है। तीसरी बात क्या कहते हैं कि भाई सामाजिक असमानता एक निर्धारित स्वरूप है, यह व्यवस्थित तथा संरचनात्मक है। सामाजिकता इन 3 अर्थों में विषमता तथा बहिष्कार के अधिक प्रभाव के साथ विश्लेषित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसे पूरी तरीके से हम आगे इसमें समझेंगे क्या है सामाजिक विषमता क्या है। देखिए अब सामाजिक विषमता क्या है जिसे हम बच्चों पढ़ रहे हैं। प्रत्येक समाज में ऐसे लोग अनिवार्य होते हैं, जो समाज होता है उसके अंदर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास संसाधनों का बड़ा हिस्सा अपेक्षाकृत मौजूद होता है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा होता है। उनके पास धन भी ज़्यादा होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शक्ति जैसे संसाधन होते हैं जो उन्हें श्रेष्ठ साबित करने में के मूल्यवान तत्व हैं, इन्हें वो एक अच्छा मानते हैं। सामाजिक संसाधनों के पूंजी के 3 रूपों में विभाजित किया जा सकता है। वो कौन कौन से? आर्थिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी और सामाजिक पूंजी। देखिए आर्थिक पूंजी क्या है बच्चों? आर्थिक पूंजी कहते हैं भौतिक संपदा तथा आय के रूप में मौजूद होती है, जो दिखाई देती है, जिनके पास गाड़ी है, बंगला है, ठीक है, सारी चीज़ दिखाई देती हैं। सांस्कृतिक पूंजी स्रोत, प्रतिष्ठा यानी सम्मान, इज्जत, शैक्षणिक योग्यता के रूप में मानी जाती है। सामाजिक संगति एवं संपर्कों के नेटवर्क के रूप में सामाजिक पूंजी के समग्र किया जाता है। पूंजी के ये
तीन रूप आपस में मिले जुले रहते हैं, इसे समय समय पर एक दूसरे को बदला भी जा सकते हैं, यानी बदलते रहते हैं या बदला भी जा सकता है। इस प्रकार से उदाहरण के तौर पर आर्थिक पूंजी के स्थान आधार पर संपन्न परिवार का व्यक्ति महंगी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार आर्थिक पूंजी को सांस्कृतिक पूंजी में भी बदला जा सकता है, यानी इसी प्रकार व्यक्ति अपने प्रभावी मित्रों एवं संबंधियों के जो सामाजिक पूंजी है उसके मध्य बेहतर सलाह, जानकारी, सिफारिशों के आधार पर एक अच्छी आय वाली नौकरी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से सामाजिक पूंजी को भी आर्थिक पूंजी में बदला जा सकता है। कहते हैं आर्थिक पूंजी को कहाँ है, सांस्कृतिक पूंजी में बदला जा सकता है, और सांस्कृतिक पूंजी को सामाजिक पूंजी में भी बदला जा सकता है। इसलिए ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सामाजिक विषमता वह स्थिति है जब सामान्य रूप से सामाजिक संसाधन तक असमान पहुंच की प्रणाली विकसित हो जाती है। कुछ सामाजिक विषमताएं व्यक्तियों के बीच स्वाभाविक विभिन्नता को प्रतिबिंबित करती हैं। यह योग्यता या प्रतिबंधित करती हैं। यह योग्यता और प्रयासों में भिन्नता पर आधारित हैं। कई व्यक्ति असाधारण बुद्धिमान या प्रतिभावान हो सकते हैं, यानी जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, अथवा यह भी हो सकता है कि उसने समृद्ध और अच्छी स्थिति पाने के लिए कठिन परिश्रम किया हो। सामाजिक विषमता का कारण व्यक्ति के बीच प्रकृति भिन्नता ही नहीं बल्कि समाज द्वारा उत्पन्न किया जाता है जिसमें व्यक्ति रहता है। वह प्रणाली जो एक समाज में रहते हुए लोगों का वर्गीकरण एक अधिक्रम संरचना तथा श्रेणीबद्ध के साथ करता है। कहते हैं बच्चों कि जो ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकता कि वो बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, फिर भी उनके साथ ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, वो क्या होती है, सामाजिक विषमताओं के कारण। ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में ऐसी प्रकृति की भिन्नता भी इसके सामने देखने को मिल सकती है, या बहुत सारे व्यक्ति उनके अंदर ऐसी टॉर्चर देते हैं, ऐसी बातें कह देते हैं जिन कारण वो उनको अपनी प्रतिभा को दिखा नहीं पाते। समाजशास्त्रियों ने सामाजिक स्थिरीकरण के रूप में इसे परिभाषित किया है। सामाजिक स्थिरीकरण का मतलब है समाज के अंदर किसकी कैसी स्थिति के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। सामाजिक स्थिति को लोगों की पहचान का, अनुभव का, एक दूसरे लोगों के साथ उसके संबंधों पर आधारित की गई है, या आधारित होती है, या आधारित है। साथ ही संसाधनों और अवसरों तक उनकी पहुंच को स्वरूप में प्रदान करता है। ये कई पॉइंटों में ये बात इन्होंने रखी है, उन पॉइंटों को हम पढ़ते हैं। नंबर 1 क्या कहते हैं बच्चों, कहते हैं सामाजिक स्थिरीकरण में क्या है, सामाजिक स्थिरीकरण व्यक्तियों के मध्य की विभिन्नता तथा परिचय ही नहीं है बल्कि एक सामाजिक विशिष्टता भी है, यानी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी है। यह समाज में व्यापकता से प्राप्त व्यवस्था है जो संसाधनों के असमान वितरण के प्रति उत्तरदायी होती है। जो समान संसाधन है उनका असमान वितरण का मतलब होता है जो समाज के अंदर रहते हुए संसाधनों का बटे पड़े हैं। तकनीकी रूप से आदिम मनुष्य शिकारी तथा संग्रह करता है, वह अल्प उत्पादन में सक्षम था, अतः उनके बीच प्रारंभिक सामाजिक स्थिरीकरण ही मौजूद था। तकनीकी रूप से उन्नत समाज में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं से ही अधिक उत्पादन करता था, जिससे सामाजिक संसाधन असमान रूप से वितरित थे, जिसमें क्षमता का योगदान क्या था, केवल शून्य था। वो पावरफुल ज़्यादा नहीं मानी जाती थी। फिर कहते हैं दूसरी बात इसमें क्या कहते हैं, सामाजिक स्थिरीकरण पीढ़ी के बीच यथावत रहता है, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी की बात करते हैं ये एक साथ रहता है। व्यक्तियों को सामाजिक स्थिति विरासत से प्राप्त होती है। वस्तुतः बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें विरासत से ही सब कुछ प्राप्त होता है। बच्चे अपने माता पिता से ही सामाजिक स्थिति प्राप्त होती है। जाति व्यवस्था के भीतर जन्म से ही व्यावसायिक स्तरों की को व्यावसायिक जो स्तर होते हैं उन्हें तय कर दिया जाता है। जो सामाजिक स्थिति कहाँ होती है, माता पिता के माध्यम से। एक दलित पारस्परिक व्यवसाय, खेती, हर मजदूर, सफाई कर्मचारी या पुश्तैनी व्यापार में ही लगा रह जाता है, उसे ऊंची हैसियत वाली नौकरी का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य होते हैं और वो एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाते हैं। सामाजिक असमानता अंतर्जातीय विवाह से और सुदृढ़ होती है। इसका अर्थ यह है कि अंतर्जातीय विवाह जातीय विभाजन को समाप्त करने में सक्षम नहीं है। कहते हैं असमानता जो भी देखने को मिलती है अंतर्जातीय विवाह में देखने को मिल जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की जाति के अंदर शादी नहीं करता है, विवाह नहीं करता है। तीसरी बात कह रहे हैं बच्चों कि सामाजिक स्थिरीकरण को विचारधारा का समर्थन प्राप्त है। सामाजिक स्थिति को कई प्राणी पीढ़ी दर पीढ़ी तभी चल सकती है जब यह माना जाता है कि यह न्यायपूर्ण तथा अनिवार्य व्यवस्था है, यानी तब तक ही सही मानी जाएगी, तब तक ही चल पाएगी जब तक ये बिल्कुल सही है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें जाति व्यवस्था, जिसमें धार्मिक कर्म कांड आधार पर शुद्धता या मसूलता के द्वारा न्यायोचित बताया जाता है,
इसमें जन्म और पारस्परिक क्रिया व्यापार के आधार पर ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा स्थिर और दलितों को सबसे निम्न स्थिति दी गई है। अधिकांश लोग असमानता की इस व्यवस्था को उचित नहीं मानते। देखिए, आप भी जानते हो अगर किसी को छोटा किसी को बड़ा माना जाएगा तो ऐसे में किसी न किसी लोगों को समस्या पैदा होगी। समाज के कई वैसे लोग जिन्हें सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त है, वही सामाजिक स्थिरीकरण तथा उसमें सम्मिलित जाति प्रजाति की व्यवस्था का समर्थन भी करते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण में सबसे कहते हैं बच्चों क्या है, स्थिरीकरण में जो सबसे नीचे है, इसी कारण शोषित तथा अपमानित हुए हैं, वह इस व्यवस्था को चुनौती भी देते हैं। इस प्रकार से सारी बातें जो इसमें कही जा रही है सामाजिक स्थिरीकरण के माध्यम से, वो विषमताओं के बारे में बात करें। सामाजिक भेदभाव बहिष्कार को लेकर अधिकतर आर्थिक संसाधनों में समानता पर चर्चा करते हैं। यह आंशिक सत्य है कि लोग लिंग, धर्म, निर्जाति, भाषा, लिंग, जाति विज्ञानता इत्यादि के आधार पर भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। एक अभिजात वर्ग की महिला भी छेड़छाड़ का शिकार हो सकती है। आप भी जानते हैं कि उन्हें धार्मिक अल्पसंख्यक समूह के किसी भी मध्यवर्गीय कारोबारी को भी महानगर की किसी कॉलोनी के घर लेने में कठिनाई हो सकती है। लोग एक दूसरे के समुदायों के तथा सामाजिक समूह के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं। एक समुदाय के साथ जीवन व्यतीत करने के कारण ही हम अपने समुदाय, जाति, वर्ग, लिंग के बारे में जो धारणा बनाते हैं, दूसरों के बारे में जो धारणा बनाते हैं, ये धारणाएं प्रायः पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती हैं। पूर्वाग्रह का मतलब इसमें क्या कहते हैं, जो हम पहले से किसी व्यक्ति के बारे में जो भी धारणा बना लेते हैं वो हमें पूर्वाग्रह की धारणा के रूप में मानी जाती है। इसलिए सामाजिक विषमताओं के बारे में, भेदभाव के बारे में सामाजिक स्थिरीकरण ने अपने विचारों को रखा कि सामाजिक स्थिरीकरण के माध्यम से व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो में, इस भाग में केवल मैं आपको यहाँ तक पढ़ाऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद।